कहानी का ये 18वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। सूर्यवंशी महल में पूजा के लिए सब कुछ तैयार हो चुका था। महाहवन नहीं रखा गया था, केवल विष्णु जी की प्रतिमा की श्रृंगार सहित पूजा करवाई जा रही थी। महापंडित जी ने सभी को तिलक लगाकर मौली बांधी। उन्होंने बारी बारी सबके चेहरों पर नजर डाली। विराज ने उनकी आंखों का पीछा किया और फिर धीमे से बोला, महापंडित जी, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? महापंडित जी ने सहजता से कहा, नहीं, कुछ नहीं ढूंढ रहे। हम बस अंबर की राह देख रहे हैं। पूजा उन्हीं के हाथों होनी है। उन्होंने इस तरह कहा कि विराज गौर से उन्हें देखता रहा, जैसे ये बात महापंडित जी ने कही ना हो बल्कि बताई हो। विराज के बोलने से पहले गायत्री जी ने कहा, जी महापंडित जी, पूजा उन्हीं के हाथों होती है, मगर आज वो यहाँ नहीं है, तो उनकी जगह राजा जी के छोटे बेटे आरव पूजा करेंगे। सर्वेश जी ने ये बात सुनकर झटके से गायत्री जी की तरफ सिर घुमाया। गायत्री जी की बात उन्हें विराज का अपमान लग रही थी। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, भाभी साहब। महापंडित जी, अमरीश के साथ साथ सबकी नजरें उस ओर घूम गई। सर्वेश जी ने आगे कहा, आप क्या कह रही हैं? विराज क्यों नहीं कर सकते हैं? बड़े हैं वो अभी और आरव से, फिर भी आप बार बार उन्हें सबके सामने अपमानित करती जा रही हैं। गायत्री जी बिना किसी भाव के सुन रही थी, मानो उन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था। माहौल गर्म हो चुका था। एक बार फिर सन्नाटा छा गया। विराज ने एकदम से कहा, बाबा प्लीज शांत हो जाइए, यहाँ किसी का अपमान नहीं हुआ है। रत्ना जी आगे आई और बोली, विराज ठीक कह रहा है। उन्होंने समझाते हुए कहा, पूजा के बीच कलेश मत कीजिए, शांत हो जाइए सर्वेश जी। सर्वेश जी गुस्से में बोले, चुप रहो तुम। सर्वेश जी ने उनका हाथ झटका और विराज को देखकर चिल्लाए, शांत हो जाए? क्यों? ये चाहते क्या है? हम बस यही जानना चाहते हैं। इन्हें, इनके बेटे और ना ही खुद भाई साहब, किसी को भी फिक्र नहीं है इस महल की शान की। पंडित जी सब कुछ देख रहे थे। वे विष्णु जी की प्रतिमा के सबसे नजदीक खड़े थे। वहां खड़े खड़े उनकी नजर हर किसी पर थी। लालच और ईर्ष्या से भरे चेहरे देखकर वो मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने मुंह फेर कर अमरीश को देखा। अमरीश ने एक सुंदर सा शंख महापंडित जी को थमाया। वो शंख इतना सुंदर था, मानो स्वयं नारायण का दक्षिणावर्ती शंख ही हो। महापंडित जी ने शंख फूंका। बुलंद शंख की गूंज महल के कोने कोने तक गूंज गई। बाहर तक आवाज गई हो, इसमें भी कोई शक नहीं था। सर्वेश जी, रत्ना जी और गायत्री जी हैरानी से महापंडित जी को देखते रह गए। विराज ना चाहते हुए भी मुस्कुरा उठा। महापंडित जी ने कहा, सर्वेश जी, गायत्री जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। रघुवीर जी के लिए पूजा शांत चित्त से होनी चाहिए थी। इसलिए पूजा के बीच आप अपने व्यक्तिगत द्वेष दोष लगाएंगे, हमारा ही अपमान कर बैठेंगे। सर्वेश जी ने जल्दी से नाम में सिर डाल और मुंह खोला, पर महापंडित जी ने तुरंत हाथ दिखाया और बोले, शांत। और फिर अंत में देखकर कहा, अंबर आगे आइए। महापंडित जी की नजर मंदिर के अंत में थी, जहां अंबर खड़ी थी। अंबर का नाम सुनकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। सर्वेश जी की टेढ़ी गर्दन टेढ़ी की टेढ़ी रह गई। गायत्री जी और विराज आंखें फाड़े सामने देख रहे थे। आरव और रत्ना जी को जैसे अब भी अपनी आंखों पर विश्वास ना हुआ। अंबर इस वक्त सूर्यवंशी महल में खड़ी थी। अंबर ने पीले रंग का अनारकली सूट पहना हुआ था। सूट में एक भी छेद दूसरे रंग का नहीं था, शुद्ध पीला। सूट में अच्छा खासा घेर था, जिसकी किनारी पर गहरे गुलाबी और हल्के हरे रंग की रेशमी धाकीदार कढ़ाई हो रखी थी। सूट की आस्तीन उसकी आधी हथेलियां तक ढकी जा रही थी। आस्तीन के किनारे पर भी रेशमी कढ़ाई की गई थी। रेशमी पतला महीन पीला दुपट्टा, जिस पर भी गुलाबी हरी कढ़ाई बहुत बारीकी और एहतियात से की थी। उसने दुपट्टे को सीने से लेकर दोनों कंधों पर डाल रखा था। सूट की लंबाई काफी ज्यादा थी, जिसमें उसकी माँ की दी हुई पायल और वह खूबसूरत गुलाबी जूतियां दिखाई नहीं दे रही थी। गले में एक सोने की चेन, कानों में वन डायमंड इयररिंग्स। उसके लंबे सीधे भूरे बाल बीच की मांग करके कर्ल किए गए थे।
चेहरे पर मेकअप नहीं था, पर चेहरे पर राजसी शाही रोब, आत्मविश्वास और तेज उसका ऑरा पहले से निखरा हुआ था। जब आखिरी बार उसने इस महल के बाहर कदम रखा था, तब वो एक ऐसी राजकुमारी थी जो अपनों की गलतियां माफ कर देना सही समझती थी। अपने साथ अपनों के रूखे व्यवहार से उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था, मगर आज उसकी आभा और उसका ऑरा कुछ और ही था। वहां खड़ा हर एक शख्स आंखें फाड़े उसे देखने लगा। पलकें झपकानी क्या होती ये तक याद नहीं रहा किसी को। सर्वेश जी के चेहरे का तो रंग ही उठ चुका था। गायत्री जी और रत्ना जी सुन होकर देखती रह गई। वहीं आरव का हाथ अपने मुंह पर चला गया। राज पोहे उठाए आंखें सिकोड़कर सामने खड़ी अंबर को देख रहा था। हर किसी की आंखों की पुतलियों में सामने डिजाइनर सूट में खड़ी राजकुमारी अंबर रघुवीर सूर्यवंशी दिखाई दे रही थी। दी, आरव के मुंह से निकला। आरव की खुशी और हैरत दोनों सुनाई दे रही थी। किसी के मुंह से भी बोल नहीं निकल रहे थे। आखिरकार महापंडित जी ने कहा, मुहूर्त निकला जा रहा है अंबर, आगे आइए। अंबर ने मंदिर की सीमा पर अपनी गुलाबी छोटी छोटी जूतियां उतारी और अंदर प्रवेश कर गई। संयुक्ता जी की मोटी मोटी पायल से घुंघरू की आवाज ही थी जो वहां सुनी जा सकती थी, वरना सांसें तो अब तक थमी ही थी सबकी। अंबर के हर कदम के साथ सबको विश्वास हो रहा था कि कोई बुरा सपना नहीं देख रहे हैं, बल्कि उस महल की असली और इकलौती वारिस वाकई रौब से चली आ रही थी। अंबर ने सबसे पहले श्री हरि नारायण की विशाल प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े और सिर झुकाया। वो इतनी झुक गई कि बाल सारे लटक कर चेहरे पर आ गए। फिर उसने महापंडित जी को देखा और हाथ जोड़े हुए ही कहा, देर से आने के लिए माफी चाहूंगी महापंडित जी। महापंडित जी ने हथेली से आशीर्वाद की मुद्रा बनाई और कहा, निसंदेह विलंब तो हुआ है आपको आने में, मगर इस समय समय पर अधिकार है आपका, क्योंकि यदि ऐसा ना होता तो आरती से पहले नहीं आ पाते आप। अमरीश ने तब तक सामने रखी चांदी की थाल उठाई, उसमें से मोरी बांधते हुए लाल चंदन और अक्षत अंबर के माथे से लगाया। फिर अंबर ने अपने दोनों हथेली उनके आगे खोल दी। अमरीश ने उसकी हथेली पर हल्दी और चंदन लगाते हुए कुछ मंत्र उच्चारित किया। उसके बाद कई ज्योतियों से जगमगा रही आरती अंबर को पकड़ाई। मंदिर में और दो पंडित जी मौजूद थे। गायत्री जी, सर्वेश जी, रत्ना जी, विराज और आरव सब कुछ मूर्त बनकर देखते रह गए। एक बार फिर महापंडित जी ने शंखनाद किया और फिर आरती शुरू हुई। सब श्री विष्णु जी की प्रतिमा की तरफ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अमरीश कांसे की चिपटी पर जोर जोर से कुछ हथौड़े जैसे मार रहे थे, और वहीं बाकी दो के पंडित जी में से एक मजीरा बजा रहे थे और दूसरे एक छोटी ज्योति से आरती घुमा रहे थे। महापंडित जी श्री हरि की कोई प्राचीन आरती लय में गा रहे थे। मंदिर पूरी तरह से ज्योतियों से जगमगा उठा था। सबकी आंखें बंद और हाथ जोड़े थे। हालांकि ये कहना मुश्किल था कि सबका ध्यान अंबर पर है या आरती पर फिलहाल शांत बने रहने में समझदारी थी उनकी, क्योंकि रघुवीर जी अपनी और महल की इकलौती बेटी के लिए कोई एक भद्र व्यवहार सहन नहीं करेंगे। आरती का समापन हुआ और फिर आगे की विधि विधान संपन्न हुई। हर कोई हॉल में आ चुका था। बड़ा आलीशान हवेली का वह खूबसूरत नक्काशीदार एंटीक सामानों से सजा हुआ हॉल आज के दिन बस सन्नाटा ही दे रहा था। अंबर आप भी मंदिर में थी, लेकिन बाकी सब हॉल में खड़े थे। अंबर शादी से भागी, बावजूद इसके उससे सवाल पूछने की हिम्मत जाने क्यों किसी में नहीं थी। महापंडित जी और अमरीश से बात करते करते अंबर हॉल में आई। सोफे पर बैठे हर एक का सिर उसकी ओर उठा, मगर उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया। महापंडित जी कह रहे थे, आप जानती हैं अंबर, रघुवीर हमारे बेटे जैसे हैं और हम आपको भी अपनी बेटी मानते हैं, लेकिन हम आपकी बात नहीं मान सकते, ये भी आप जानती हैं। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, बाबा साह होते तो भी वो जिद तो करते, ये जानकर भी कि आप यहाँ नहीं रुकेंगे। आपसे रुकने के लिए ना कहूँ तो ये बाबा साहब की शान के खिलाफ हो जाएगा। आप यहाँ क्यों नहीं रुकते हैं ये नहीं पूछूंगी, लेकिन रुकेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। महापंडित जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, हट्टी हैं आप। अंबर ने सिर झुकाते हुए कहा,
बेटियां तो हट्टी ही होती हैं। अमरीश हल्के से हंस दिए। महापंडित जी ने उन्हें देखा तो वो एकदम से चुप हो गए। उन्होंने कहा, जल्दी आना होगा, अब हम चलते हैं। अम्बर ने सिर हिलाया। फिर उसने रौबदार आवाज में कहा, आरव। आरव एकदम सोफे से उठ खड़ा हुआ और उसके पास पहुंचा। अंबर ने उससे कहा, जो सामान मासा ने मंगवाया होगा उसे लेकर इनके साथ जाओ। इन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। गॉट इट दी। आरव ने मुस्कुराकर बहुत आराम से कहा। काफी दिनों बाद उसने अपनी बहन की आवाज सुनी थी। अंबर महापंडित जी और उनके शिष्य को दरवाजे तक छोड़कर आई। दरवाजे से हॉल तक आने में उसे कुछ मिनट लग गए। इन्हीं चंद पलों में अंदर मौजूद शख्स अब भी सदमे से उभरने की कोशिश कर रहे थे। सर्वेश जी के चेहरे का रंग फीका पड़ा था। मंदिर में वो जो कह रहे थे, क्या अंबर ने सुन लिया? काबूसा ने अब तक अंबर के सामने ये रूप तो छुपा कर रखा था। उन्हें कैसे भी करके अपनी छवि बरकरार रखनी होगी। गायत्री जी की आंखें इस शाही सोफे पर थी जिस पर सिर्फ रघुवीर जी बैठ सकते हैं। क्यों? क्या चल रहा है उनके अंदर? चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना गुस्सा ना खुशी। बस आश्चर्य से वो देखती रह गई थी। तभी अंबर की पायल की झलक अंदर आती हुई सुनाई पड़ी तो सब ताक लगा कर देखने लगे। हर कोई खामोश था। आखिरकार विराज आगे बढ़ा। अंबर अपनी जगह खड़ी रह गई तो विराज ने आगे बढ़कर उसके पैर छुए। अंबर के होंठों पर स्वतः ही मुस्कुराहट खिल उठी। अंबर ने मुस्कुराकर उसके पग पर हाथ रखा और बोली, जो आप चाहते हैं आपको जरूर मिले भाई साहब। विराज ने उसे कस कर गले लगाया और बोला, अब घर में आपकी आवाज सुनकर लग रहा है कि हम वाकई अपने घर में हैं। कहते हुए वो उससे अलग हुआ। रत्ना जी भी आगे आते हुए बोली, संयुक्ता जीजी की छवि दिखाई पड़ रही है आप में भाई साहब। इतनी सादगी में इतनी खूबसूरत। उन्होंने भी उसके पैर छुए और गले लगाते हुए कहा, वेलकम बैक। अंबर ने सहजता से जवाब दिया, काके साहब, मासा की छवि क्यों? छोटी मासा की क्यों नहीं? कहते उसने गायत्री जी को देखा। रत्ना जी उसके सवाल से हड़बड़ा गई। विराज अपनी मुस्कान दबाकर रत्ना जी को पलकों से शांत रहने को कह रहा था। सर्वेश बोले, शायद बड़ी भाभी सा बड़ी रानी थी और भाभी सा छोटी है इसीलिए। सर्वेश जी ने कहा और अपनी जेब से पैसे लेकर अंबर के सिर पर घुमाए। इसके साथ ही वहां काम करने वालों में से कोई महिला आगे आकर वो पैसे ले गई। अब अंबर बोली, नहीं काकुसा। इतना बोलकर वो गायत्री जी की तरफ बढ़ी और बोली, बेटियों में माँ की परछाई देखी जाती है और रानियों की नहीं, है ना मौसा? गायत्री जी ने अंबर को देखा। उनकी तेज तीखी आंखों में रूखापन था। वो रोब से बोली, नहीं बायसा, अगर आप हमारी या जीजी की परछाई होती तो शादी से नहीं भागती। अंबर ने अपनी नजरें धीरे धीरे झुका ली। एक बार फिर सबके मुंह बंद हो गए। तभी विराज ने कहा, ताई जी, जो हुआ वो नहीं, अब जो होने वाला है वो जरूरी है। गायत्री जी ने तुरंत ही कहा, जो अतीत में हुआ हो वर्तमान और भविष्य उसी का परिणाम होता है। और भाईसा, इनसे गलतियों की उम्मीद नहीं थी हमें। इस घर में परफेक्शन की परिभाषा इन्हीं से तो है, नहीं भाईसा? अंबर ने हल्के से सिर उठाया और बोली, अगर परफेक्शन मुझसे है तो विश्वास रखिए मासा, अतीत की गलती सुधार लूंगी मैं। तभी एक आवाज आई, बाईसा, आ। अभिमन्यु कहते हुए दरवाजे की ओर से आता हुआ रुका। उसके पैर और वह खुद थम गए थे। सबका सिर अभिमन्यु की तरफ घुमा। जी हाँ मिस्टर चेयरमैन, सर्वेश जी ने टेढ़ी मुस्कुराहट देकर कहा। बाईसा लौट आई है, क्यों? अचानक ही अभिमन्यु के मुंह से निकला। गायत्री जी ने अभिमन्यु को आंखें दिखाई, लेकिन अभिमन्यु ने तीखे शब्दों में कहा, बोलिए, क्यों वापस आई हैं आप? अभिमन्यु, विराज ने गरजते हुए कहा, आवाज नीची करिए अपनी। जिससे आप बात कर रहे हैं वो मान है इस घर का। अभिमन्यु हंसते हंसते आगे आया। उसने अपना कोट सोफे पर छोड़ा और बोला, मान? भाई साहब, उसने 2 बार तालियां बजाई और व्यंग से हंसकर बोला, तमाशा बनाने वाले लोग घर का मान नहीं होते भाई। इनकी वजह से जो कुछ हम सब ने सुना है, इसके बाद ही हम सबसे मान की उम्मीद नहीं कर सकती। एटलीस्ट मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। गायत्री जी गुस्से से अभिमन्यु को घूर रही थी। रत्ना जी ने एकदम से कहा,
शांत हो जाओ अभिमन्यु, दी है मैं तुम्हारी। और प्लीज का किस्सा। अभिमन्यु ने सीधा अंबर को घूरा और बोला, ये फैमिली ड्रामा मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। अंबर बिना किसी भाव के अभिमन्यु को देख रही थी। विराज एकदम से अभिमन्यु की तरफ बढ़ा, लेकिन अंबर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोका, जो किसी ने नहीं देखा। अभिमन्यु ने अंबर की तरफ उंगली उठाई और दांत भींचते हुए बोला, शुक्र मनाइए आप कि जय थे यहाँ, वरना उस दिन के लिए मैं आपकी जान ले लेता। तभी एक जोरदार थप्पड़ की गूंज सबके कानों में पड़ी। अभिमन्यु गाल पर हाथ रख कर खड़ा था। उसके गाल पर एक जख्म भी बन चुका था। गायत्री जी अपने हाथ को झटक रही थी। थप्पड़ का सन्नाटा या उसकी गूंज अभी सबके कानों में गूंज रही थी। अभिमन्यु ने अपने गाल पर गीलापन महसूस किया। खून निकल रहा था उसके गाल से, क्योंकि गायत्री जी की अंगूठी उसके गाल पर चुभी थी। सर्वेश जी की आंखें खुशी से चमक गई। विराज अब भी अंबर की तरफ खड़ा था। गायत्री जी ने सख्त आवाज में कहा, माफी मांगने के लिए एक और थप्पड़ का इंतजार कर रहे हो। अंबर को अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अभिमन्यु ने गायत्री जी की आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर नाम में सिर हिलाया और बोला, कभी नहीं। इतना बोलकर वो जाने ही लगा कि गायत्री जी ने ऊंची और रौबदार आवाज में कहा, अभिमन्यु, अभी इसी वक्त यहाँ आओ और माफी मांगो। सर्वेश जी ने नकली गुस्से से कहा, नहीं भाभी साहब, राजकुमार को माफी नहीं मांगनी चाहिए। हाँ, बाईसा के फैसले से इसका मान घट गया था, लेकिन ये जो इस महल का सौदा करके आए हैं, उससे तो मान बढ़ गया हमारा, है ना अभिमन्यु। हालांकि सर्वेश जी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि अभिमन्यु ने अंबर से किस तरह बात की, लेकिन सुबह मीटिंग में उसने विराट से जो भी कहा वो सर्वेश जी को नागवार गुजरा था। अंबर ने आंखें सिकोड़ कर सर्वेश जी को देखा। गायत्री जी भी बिल्कुल उसी तरह सर्वेश जी को देखने लगी। विराज ने एक गहरी सांस ली और फिर सिर झटक दिया। रत्ना जी ने एकदम से कहा, सर्वेश जी प्लीज। बाईसा अभी अभी तो आई है। सर्वेश जी ने रत्ना जी को नजरअंदाज किया और बोले, आप दोनों इतने हैरान परेशान क्यों लग रहे हैं। अभिमन्यु, सॉरी, हम चेयरमैन लगाना भूल गए। हाँ तो चेयरमैन अभिमन्यु सूर्यवंशी, रॉयल ग्रुप्स के हाल ही के मालिक, इस महल को एक डील क्रैक करने के लिए गिरवी रख कर आए हैं। गायत्री जी ने यह सुनकर सख्त लहजे में कहा, क्या बकवास है ये सर्वेश जी। विराज ने बीच में टोकते हुए कहा, बकवास नहीं है, सच है। विराज ने अंबर को देखा और बोला, नादानी में अभी ने उस डील के लिए हाँ कह दी। उन्हें लगा कि डील जरूरी है, जो थी भी, मगर इस कीमत पर नहीं। अभी ने एकदम से कहा, नादानी नहीं थी भाई, सही फैसला लिया था मैंने। गायत्री जी ने चेतावनी दी, एक और शब्द अभी और तुम खुद को इस महल से बाहर देखोगे। अंबर ने गायत्री जी से कहा, मासा सोके, गलती हो गई उससे। फिर उसने शांति से विराज से कहा, डील रजिस्टर हो चुकी है। विराज ने शांत भाव से कहा, लीगली नहीं। अंबर ने विराज को देखकर पलके झपकी और फिर अभी से कहा, तुम कल जाओगे और डील कैंसिल करोगे। अभिमन्यु ने अंबर की बात सुनकर अकड़ कर कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर अंबर ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। अभी ने उसे देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका दायां पैर खुद ब खुद पीछे हो गया। अभी की पुतलियां डगमगा गई। वो फोकस से अंबर को देख नहीं पाया। अंबर ने ठंडे स्वर में कहा, जब तक गलती मेरी थी मैं सुन रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि मेरी बात टाल दो। जो कहा है वो कल ही करना है तुम्हें। ये सुनते ही अभिमन्यु की मुठ्ठियां कस गई। उसे सिर हिलाना भी भारी सा लग रहा था। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया तो अंबर ने सहजता से उसके कंधे पर थपकी दी। आज तो एक पल के लिए गायत्री जी की सांस भी रुक गई। रत्ना जी ने ध्यान खींचते हुए कहा, बाईसा, राजा जी की खबर मिली आपको? मिली है आप उनसे? सर्वेश जी ने भी कहा, हाँ बेटे, आप यहाँ आई हैं, पर भाई साहब से मिले बिना तो आई नहीं होंगी। उनकी खबर भी मिल गई होगी आपको। कहाँ थी आप अब तक। अंबर ने मुंह खोला ही था कि गायत्री जी की आवाज से सब चुप हो गए। कोई बाईसा से सवाल जवाब नहीं करेगा। हमें नहीं, राजा जी को जवाब देने की जरूरत होगी इन्हें। अंबर ने सिर झुकाते हुए कहा, जी मासा। गायत्री जी वहां से ये कहकर निकल गई और फिर धीरे धीरे सब चले गए।
सिर्फ अंबर ही थी अभी हॉल में, जो बिना पलके झपकाए संयुक्ता जी का चित्र देखती रह गई। रात होने लगी थी। कुछ महीने तो हुए थे इस महल से गए हुए, और बचपन से लेकर अब तक उसने इस महल में ज्यादा समय नहीं गुजारा। फिर भी फिर भी जाने क्यों आज मन शांत था। पिछले कई दिनों से उसने एक पल भी चैन की सांस नहीं ली थी। क्या कुछ तो हुआ था। संयुक्त की ट्यूमर का सच, फिर अभिव की किडनैपिंग, उसके बाद जंगल में फंसना, रघुवीर जी के एक्सीडेंट की खबर, उर्वशी को बचाना, फिर यहाँ अचानक आ जाना। अंबर के बड़े से कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। कमरा इतना बड़ा था कि वो उसमें आराम से साइकिल चला लेती अगर सामान से सजा ना होता तो। बीच में उसका गोल क्वीन साइज बेड था। उस बेड पर क्रीम कलर की बेडशीट लगी थी जिस पर लाल फूलों का प्रिंट था। उसके कमरे की ऊंची छत से कोई नेट पलंग को हर तरफ से ढक रहा था। एक तरफ रखे हुए उसके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरी तरफ एक और अटैच रूम जो कि उसकी पर्सनल लाइब्रेरी थी। पलंग के ठीक पीछे बालकनी थी जिसमें पौधे और कुर्सियां रखे गए थे। बालकनी पर नक्काशी वाले पिलर और दीवार पर वही बारीक कारीगरी बेहद खूबसूरती से की गई थी। इसमें कोई शक नहीं था कि उसका कमरा महल का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। अंबर एक ढीली ग्रीन टी शर्ट और पिंक गर्लिश चोकर पहने हुई थी। बालकनी के ग्रिल से पीठ टिकाकर वो चेहरा ऊपर की आंखें मूंदी बैठी थी। उसकी हथेलियां घुटनों पर टिकी थी। दूर तक कहीं शोर नहीं था। उसकी बालकनी से महल का आलीशान गार्डन दिखता तो था ही, लेकिन साथ ही दूर बाउंड्री से लगी हुई सड़क भी दिखती थी। मम्मा, मैं सब ठीक कर दूंगी, प्रॉमिस। बाबा साहब को मारने की कोशिश करने वाला इसी महल में है, एंड आई स्वेयर मम्मा, वो चाहे जो भी हो उसे मैं माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। ही हैज टू पे। अपने मन के किसी हिस्से से वह खुद को मजबूत बना रही थी। अचानक उसके कानों में हवा के साथ कोई आवाज पड़ी। योर हाइनेस। उसने चौंक कर बगल में देखा, कोई नहीं था। उसकी धड़कनें बढ़ गई। उसने एकदम से अपने सीने पर हाथ रखा और फिर मन में ही कहा, कुंवर जी। जल्दी से उसने आंखें बंद करके होठों को गोल किया और जल्दी जल्दी सांस अंदर बाहर छोड़ी। अंबर की आंखें मुस्कुरा उठी। वो समझ गई कि यह सिर्फ उसका भ्रम था, वो भी इस बालकनी की वजह से। आखिर मुंबई और कन्याकुमारी में एक बालकनी ही तो थी जिसके कारण धरा और वीर के बीच थोड़ी बहुत ही सही लेकिन कुछ तो भावनाएं थी। अंबर ने आंखें बंद की और हवा अपने चेहरे पर महसूस करते हुए हल्के से कहा, कुंवर जी, धरा की कहानी में आप एक अध्याय नहीं, उस कहानी के नायक थे। इतना कहते हुए उसने गहरी आवाज में आगे कहा, पर अंबर के लिए वीर कोई नहीं। अंबर उठी और अपने कमरे में चली गई। वो अपनी पलंग की तरफ बढ़ी तो देखा कि टेबल पर फोन की स्क्रीन चमक रही थी। फोन की तरफ बढ़ने से पहले उसने घड़ी देखी तो 10:30 बज रहे थे। उसने फोन उठाया तो परी लिखा हुआ था। उसने फोन उठाकर कान से लगाया। परिणीता ने बिना हेलो हाय से सीधे सीधे कहा, बहन, एक दिन मैं भूल गई तो। यार, शाम से एक कॉल नहीं, क्या कर रही हो माँ? एटलीस्ट फोन करके ये तो बता देती कि पूजा में सब कैसा रहा। डू यू इवन रियलाइज कि कैसे, बहन, कैसे मैंने खुद को तुम्हें कॉल करने से रोका है? उसकी बात सुनकर अंबर खुलकर मुस्कुराई। उसने कहा, जस्ट काम डाउन परी, काम डाउन। ओहो हो, परिणीता ने चिढ़ते हुए कहा, काम डाउन पर काम डाउन करे मेरी जूती। अंबर हल्के से हंसकर बोली, चिढ़ क्यों रही हो परी? परिणीता ने खिसियाकर कहा, क्योंकि ना तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से सब मुझे यहाँ चिढ़ा रहे हैं। अरे यार, क्यों बताया तुमने सुष्मिता आंटी को? प्रथम एंड आई आर टुगेदर। यू नो दैट जब से तुम निकली हो ना यहाँ से, तब से वो मुझे चिढ़ा रही है जैसे पूरी दुनिया में बस मैं ही शादी करने वाली हूँ। परिणीता की बात सुनकर अंबर जोर से हंस पड़ी। परिणीता चिढ़कर बोली, हाँ हाँ, हंस लो, हंस लो। बेटा देखना, तुम इसका बदला ना लिया ना मैंने तो मेरा नाम बदल कर ऑफिशियली परी कर देना। अंबर ने अपनी हंसी रोकी और बोली, रिवेंज, टेक इट इफ यू कैन। परिणीता ने चिढ़कर अपनी उंगली का सिर पर फिर कहा, बहन हो ना, और सबसे ज्यादा तुम्हें पसंद करती हूँ, वरना तुम जानती हो मुझे। अंबर ने फोन को दूसरे कान पर लगाया और फिर बात करते करते दोबारा बालकनी में आ गई और बोली, सच में आंटी ने कुछ ज्यादा चिढ़ा दिया है।
वो वहां सोफे पर बैठी और फिर आराम से कहा, उर्वशी आ गई? परिणीता बोली, आ गई। परिणीता अपने रूम में स्केल से बिल्डिंग का बेस बना रही थी। सामने लगे पेपर पर स्केच था। उसने स्केल पेंसिल से लाइन बनाई और फिर कहा, उदय और मौनी भी आ चुके हैं, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये अभिमन्यु चेयरमैन कब बना और क्यों? मौनी ने मुझे बताया कि उसके थ्रू तुमने बोर्ड मेंबर्स को अपने हिसाब से यूज किया। ठीक है, पर क्यों? ही इज ए किड यार। अंबर चांद को बिना भाव के देखते हुए बोली, आई नो ही इज ए किड, बट ही इज ए सूर्यवंशी एज वेल। मेरे और बाबा साहब की एब्सेंस में रॉयल ग्रुप्स को एक चेहरा चाहिए था। बाबा साहब की जगह मैं किसी को नहीं लेने दे सकती थी, इसीलिए मैंने चेयरमैन की तरफ बोर्ड को डाइवर्ट किया। पर क्यों नो, मुझे सच में लगा कि बोर्ड राज भाई साहब को चुनेंगे, लेकिन अभिमन्यु को चुना गया और ये चुनाव मासा के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। परिणीता लाइन खींचते खींचते रुकी। उसने गर्दन हल्के से टेढ़ी की और बोली, यू मीन छोटी रानी सा? गायत्री जी ने ये सब कुछ किया? फूफा जी का एक्सीडेंट, फिर जैक का मर्डर और फिर उर्वशी पर अटैक। वो सूर्यवंशी तुम्हारी मासा है, मिसेस गायत्री सूर्यवंशी, क्योंकि वो तुम्हें नहीं, अभिमन्यु को रॉयल ग्रुप्स का ऑनर बनाना चाहती है। अंबर चुप रही। दोनों ही अपनी अपनी सोच में डूबे थे। अंबर ने सर्द आवाज में कहा, नो, मासा पर शक है मुझे, लेकिन बाकी सब पर भी मुझे उतना ही शक है जितना मासा पर है। किसकी बात कर रही हो अंबर? परिणीता की आंखों के सामने हर किसी का चेहरा चलने लगा। उसने पूछा। तो अंबर बोली, मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। इतना कहकर उसने अपने सीने पर हाथ रखा और लंबी सांस भरी। फिर उसने परिणीता का जवाब सुने बिना फोन काट दिया। उसने फोन टेबल पर रखा ही था कि अचानक उसकी नजर स्क्रीन पर पॉप हो रहे मैसेज पर पड़ी। कोई अनजाना नंबर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्राइवेट नंबर पर अनजाने नंबर से मैसेज आ कैसे रहे हैं। उसने मैसेज पढ़ा तो लिखा था, फिर से चौंक गई। टेक ए रिलैक्सिंग ब्रेथ प्रिंसेस। सूर्यवंशी के बारे में कितना सोचती हैं आप? काश मैं भी सूर्यवंशी होता, कम से कम आपकी अटेंशन मिल जाती मुझे। जोक्स असाइड, आई नो आपके आसपास जो भी चेहरे हैं उन सब में आपको सिर्फ वही सूर्यवंशी दिख रहा है, जिसके वजह से आज राजा जी की ऐसी कंडीशन है। पर आपको शांत रहना है, और ये तो आप बहुत अच्छे से कर लेती हैं। हमारी शादी के लिए भी आपने ऐसे ही सहजता से हामी भर दी थी। मुझे देखने की इच्छा भी जाहिर नहीं की थी। अब तक तो आप जान गई होंगी कि आपके हर मोमेंट्स पर मैं आपके आसपास रहता हूँ। देन जस्ट ट्रस्ट मी। आप जो चाहे फैसला ले सकते हैं, और आपके हर फैसले को सही करना मेरा काम है। और हाँ, ये कोई एहसान नहीं है, क्योंकि आपकी मदद करना मेरे अधिकार में है। जय। अंबर की आंखें ये मैसेज पढ़कर मुस्कुरा उठी, मगर चेहरे पर गंभीर भाव थे। इस बार वो मैसेज देखकर चौंकी नहीं। जय के शब्द वाकई कुछ अलग थे। अंबर की शादी से भागने के बाद भी एक शब्द ऐसा नहीं था जिसमें गुस्सा या नफरत दिखे। इतना सहज और शांत कोई कैसे हो सकता है? न चाहते हुए भी अंबर को जय के बारे में सोचना पड़ रहा था। उसकी उंगलियां फोन पर मजबूत हो गई। जब से जय ने उससे कांटेक्ट करना शुरू किया था, तब से अंबर के मन का एक हिस्सा जय को लेकर तरह तरह के विचार करने लगा था। वो भागी थी जिससे भागना चाहती वो इस जय नाम से, लेकिन हर बार जय कहीं से आकर ऐसा कुछ कर जाता है कि वो एहसासों में घिर कर रह जाती है। अब कैसे वो ना कहेगी जैसे? अगर वो शादी का पूछेगा तो क्या वो मना कर पाएगी? उसने एक बार फिर मैसेज देखा और उसकी आंखें अधिकार शब्द पर जा अटकी। कहाँ मिला है जय उससे? कब पता चला उसे कि अंबर को कैमिलिया फूल पसंद है? क्यों वो उसकी मदद कर रहा है और एहसान में नहीं कह रहा? अंबर ने चिढ़कर अपनी आंखें जोर से भींच ली। कब, कहाँ, क्यों, इन सवालों में फिलहाल वो नहीं पड़ेगी और जय को परिणीता और प्रथम से दूर रखेगी। उसने अपने मन में ही कहा, आप अच्छे हो सकते हैं जय, लेकिन मुझे आपकी जरूरत नहीं है। वहीं एक और सूर्यवंशी महल के दूसरी मंजिल की छत पर, वैसे तो महल 3 मंजिला था, जिसमें तीसरे माले पर छत भी थी। खैर,
महल की सिक्योरिटी अच्छी खासी थी। गार्डन एरिया में भौंकने वाले कुत्तों की आवाज चारों तरफ फैले सन्नाटे को काट रही थी। उस छत पर बड़े बड़े पत्तों वाले घास पौधे रखे थे। खुशबू से हर एक कोना और आसपास की हवाएं महक रही थी। तभी पायल की हल्की हल्की आवाज उस खुशबू में मिल गई। सिल्क प्लेन साड़ी को संभालते हुए गायत्री जी वहां आई। वो काफी खूबसूरत और सादा दिखाई पड़ रही थी, मगर चेहरे पर घमंड और रौब बरकरार ही था। वो बालकनी तक आई और तभी उनका फोन बज उठा। उन्होंने आंखें बंद की, होठों को आपस में मिलाया और फिर मुट्ठी जोर से शीशे की रेलिंग पर मारी। फोन कट चुका था और कुछ ही सेकंड्स में फिर से बजा। गायत्री जी ने झटके से फोन उठाकर कान से लगाया और बोली, "यू आर फायर्ड।" उनकी आंखों में इस वक्त गुस्सा झलक रहा था। सामने से किसी ने हल्की दबी आवाज में कहा, मैम, मुझे वाकई नहीं मालूम था कि हर हाइनेस वॉशिंगटन नहीं जयपुर निकल रही है। मेरी नज़र थी उनके ऊपर। उदय की कोशिश के बाद भी मुझे पता था कि वे निकलने वाले हैं और वो वॉशिंगटन के लिए ही बोर्ड हुए थे, लेकिन पता नहीं कब इंडिया आ गए। सफाई मत दो तरुण। गायत्री जी ने रेलिंग पर उंगलियां कसी और बोली, तुमसे एक काम नहीं हुआ। तुम्हारी कार से परी सडनली निकल जाते हैं। तुम्हें वो भी पता नहीं चलता। वो तुम्हारे फोन से कॉल भी कर लेती है और तुम बेवकूफ़ की तरह देखते रह गए। तुमसे बेहतर तो कुत्ते हैं महल के। एटलीस्ट अपने काम में परफेक्ट तो है। तरुण दूसरी तरफ सिर झुकाए खड़ा था। उसने तभी आवाज में कहा, सॉरी मैम, बट हर हाईने से डील करना मुझ जैसे के लिए आसान नहीं है। उन्होंने मेरे लिए कोई लीड छोड़ी ही नहीं थी और फिर उनके ऑर्डर्स में नकार भी नहीं सकता। गायत्री जी अचानक से पलटी और चिढ़ते हुए बोली, जस्ट शट योर माउथ। बाइसा की तारीफ इस घर में पैर रखने से पहले से सुन रहे हैं। तुमसे उसके बारे में और जानने की जरूरत नहीं है हमें। जी मैम, तरुण ने नीची आवाज में कहा तो गायत्री जी ने पूछा, बाईसा के मामा साहब और विजय लक्ष्मी वही हैं अभी? तरुण ने कहा, जी मैम, गुस्से में हैं वो दोनों, लेकिन सर हॉस्पिटल में है इसलिए वो यहाँ से जाना नहीं चाहते। गायत्री जी ने कहा, तुमने नजर रखी हुई है रघुवीर जी पर? श्योर है कि वो कोमा में है? गायत्री जी के चेहरे पर गंभीरता थी। तरुण ने सिर हिलाया और बोला, यस मैम, मैंने खुद देखा है सर को। और ट्रस्ट में, जब हर हाइनेस ने सर को देखा तो जैसी उनकी और चंद्रशेखर सर की हालत थी मैं बता नहीं पाऊंगा। गायत्री जी को अब भी विश्वास नहीं था कि अंबर रघुवीर जी को छोड़कर जयपुर आ जाएगी। वो बोली, तुम नजर रखो चंद्रशेखर पर, कोई गलती नहीं। गायत्री जी ने सख्त लहजे में कहा, मगर तरुण ने एकदम से उन्हें टोका। तरुण बोला, मैम, चंद्रशेखर सर यहाँ नहीं है। ये सुनकर गायत्री जी सीधी खड़ी हो गई। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, क्या क्या कह रहे हो? तरुण को समझ नहीं आया कि वो ऐसे भड़क क्यों गई। उसने आराम से कहा, यस मैम, चंद्रशेखर सर काफी दिनों से यहाँ नहीं है। गायत्री जी गुस्से में बोली, और ये बात तुम हमें कब बताओगे? वो लगभग चीख उठी थी। तरुण ने फिर से सिर झुका लिया, मानो गायत्री जी सामने ही खड़ी है। उसने मरी मरी आवाज में कहा, मैम, वो सुष्मिता मैम की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सर को अचानक जाना पड़ा। गायत्री जी के चेहरे से लग रहा था कि अगर अरुण आज सामने होता तो वो उसे इसी छत से धकेल देती। उन्होंने गहरी सांस ली, लेकिन गुस्सा फिर भी कम ना हुआ। वो बोली, अभी इसी वक्त तुम्हें काम से निकाला जाता है तरुण। कोशिश करना कि हमारे सामने कभी ना आओ। तरुण गिड़गिड़ाते हुए बोला, लेकिन मैम, मेरी गलती क्या है? गायत्री जी गुस्से में बोली, गलती? बेवकूफ हो तुम। 10 साल से हो ना रघुवीर जी की सिक्योरिटी में। अब तक तुम ये जान नहीं पाए कि रघुवीर जी सांस भी लेते हैं तो वो सांस भी चंद्रशेखर से होकर गुजरती है। बेवकूफ, अगर चंद्रशेखर वहां नहीं है तो रघुवीर जी का वहां होना मुमकिन ही नहीं है। ओह, तो इसलिए बाईसा वापस लौट आई। रघुवीर जी के नाम पर वो सबको इतने दिनों से पागल बना रही थी। इनमें से क्या उन्होंने खुद से कहा और क्या तरुण से? तरुण ये भी नहीं समझा। गायत्री जी ने गुस्से में फोन रख दिया। दोनों हाथों को रेलिंग पर टिकाकर वो दूर सियाह जंगल को देख रही थी। चिड़ी हुई आंखें और मुस्कुरा रहे होंठ दोनों ही खौफनाक लग रहे थे। अब वो समझ चुकी थी कि अंबर जयपुर क्यों आ गई। सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे, बल्कि और भी बढ़ गए थे। रात कह नहीं सकते थे और सुबह हुई नहीं थी।
ब्रह्म मुहूर्त का समय था। सूर्यवंशी महल के शांत इलाके जहां दूर दूर तक जंगल जैसा वीरानापन था, इस वक्त चिड़ियों और अलग अलग पक्षियों का शोर आसपास के एरिया से आ रहा था। पक्षी उड़ उड़ कर महल के पेड़ों पर बैठकर चहचहाट करते करते शांति को और भी खुशनुमा बना रहे थे। महल में गार्ड्स के अलावा अभी तक कोई नहीं जगा सिवाय अंबर के। अंधेरी बालकनी में अचानक लाइट चली। कमरे के अंदर अंबर बेड से उतरी। उसने रिमोट से डिम लाइट ऑन की और फिर आहिस्ता से गोल पलंग के चारों तरफ लटके नेट को हटाया। उसकी आंखों में अब भी नींद भरी थी। पलंग को देखने के बाद तो उसके कदम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते थे। उसने अपनी आंखें जोर से पीछी और फिर चेहरे को दोनों हथेलियों से मसलकर आंखें बड़ी बड़ी खोली। वो नींद से जागने की कोशिश कर रही थी। हार कर वो अपने फोन की तरफ बैठ के दूसरी ओर बढ़ी। उसने टाइम देखा तो 4:07 हो गए थे। महल की खिड़कियों में सिर्फ एक अंबर की बालकनी की लाइट जल रही थी। तभी एक और कमरे की लाइट जल उठी। विराज का अलार्म बजा और वो उठकर ट्रैक सूट पहने महल से निकलकर पिछले लंबे चौड़े गार्डन में वर्कआउट करने लगा। अंधेरे में भी सारे गार्ड्स उसे देखकर सिर झुका रहे थे। वो सबको इग्नोर करता हुआ स्ट्रेचिंग करने लगा। तभी उसने अंबर के कमरे की लाइट जलती देखी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वो काफी कुछ सेकंड्स तक बालकनी को घूरते रहा। उसने अपने निचले होंठ को दांत से चबाया और मन में ही कहा, इतनी जल्दी तो आप उठती नहीं भाई साहब, चांसेस हाँ, पर आप बंदी हुई अच्छी नहीं लगेंगी। इतना कहकर उसने सिर झटका और फिर मुस्कुराकर वर्कआउट करने लगा। अंबर कमरे के बाथरूम में गई और करीबन 15 मिनट बाद ढीली ढाली लोअर टी शर्ट पहनकर दूसरे कमरे में चली गई। वो उसका ड्रेसिंग रूम था। कमरे को खोलते ही उसकी लाइट्स चालू हो गई। सामने बने रैक्स में भी लाइट जल रही थी, जिसमें उसके डिजाइनर कपड़े चमचमा रहे थे। ठीक बीच में एक्सेसरीज शीशे में पैक थी। उसे वहां से कपड़े लिए और फिर फुटवियर उठाकर बाहर आ गई। उसने फुटवियर वहीं शीशे के पास रखे और बाथरूम से कपड़े बदल कर लौटी। उसे जागे हुए करीब करीब आधा घंटा हो गया था। इसी बीच उसका फोन भी 12 बार बजकर बंद हो चुका था। उसने पिस्ते रंग का कुर्ता पहना था, जिसके दोनों तरफ कमर तक डोरी लेस पैटर्न में लगी थी। आसीन कोहनी से ऊपर आ रही थी। उसे रंग की पायजामे जैसी शलवार पहने वो शीशे के सामने आई। बाथरूम के बगल में जमीन पर लंबा अंडाकार शीशा रखा था। उसने शीशे में खुद को देखा ही था कि उसकी नजर बेड पर पड़े फोन पर गई। तुरंत ही उसने फोन उठाया। उसने नाम देखने के साथ ही फोन कान से लगाकर कहा, हाँ प्रथम बोलो। प्रथम बोला, उठ गई तुम? वो भी दूसरी तरफ शीशे में देखकर बाल बना रहा था। मुझे लगा कि कॉल नहीं उठा रही, मतलब तुम्हारी नींद नहीं खुली होगी। अंबर बोले, सच में नींद नहीं खुल रही थी, पर तुमने मुझे उठाने के लिए फोन किया है। प्रथम ने मुस्कुराकर कहा, नो, एब्सोल्युटली नॉट। मुझे पता था तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके लिसन, लैपटॉप खोलो, प्लान रेडी है। तुम्हें ईमेल किया है, देखो। अंबर बोली, वही देख रही हूँ। अंबर ने फोन कंधे और कान के बीच दबाया और लैपटॉप देखा। कुछ 5 मिनट में वो आंखें सिकोड़कर बोली, प्रथम, इसके पेटेंट्स। प्रथम ने कहा, सब हो गया है, किसी को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। हम सामने से सब कहेंगे ना, तब भी नहीं। यू डोंट वरी, तुम बस प्रेजेंटेशन रेडी करो, मैं तब तक माहौल देख लूं। अंबर ने हल्के से कहा, ठीक है। प्रथम उसे समझाते हुए बोला, चिंता मत करो, एग्जीक्यूशन ऐसा होगा कि सवाल उठने से पहले सबको उनके जवाब मिल जाएंगे। प्रथम की बात सुनकर अंबर ने आराम से कहा, जवाब ना भी मिले प्रथम, लेकिन कोशिश करना है कि लोगों के मन में सवाल आए, लेकिन वो उन्हें उठा ना पाए। बाबा साहब यही कहते हैं। प्रथम ने भारी भारी सांस ली और बोला, वी हैव डन आवर बेस्ट। अंबर ने हुक्का और फिर बाय बोलकर फोन रख दिया। उसने लैपटॉप उठाया और सोफे पर बैठ गई। सूरज चढ़ चुका था और आज जरूरत से ज्यादा चमक रहा था। बारिश अपने आखिरी पड़ाव पर थी, लेकिन फिर भी पिछले कई दिनों से जयपुर में बारिश नहीं हुई थी। गायत्री जी और रत्ना जी नीचे नाश्ता बनवा रही थी। अपने रूम से बाहर आते आते अंबर ने अपने लंबे सीधे बालों को क्लच किया और फिर हाथ में पकड़ी स्मार्ट वॉच बांधते हुए वो चली जा रही थी। तभी उसे अपने फोन का ध्यान आया और वो अचानक मुड़ी और किसी से बुरी तरह टकरा गई। कुछ कदम पीछे लड़खड़ा कर वो संभली।
उसने ग्रिल पकड़ी और सामने खड़े अभिमन्यु को देखा। अंबर को चिढ़ और गुस्सा जरा कम ही महसूस होता था। अभिमन्यु अपने बिखरे बालों को हाथ से सेट करके अंबर को देखने लगा। सॉरी, इतना बोलकर वो चुपचाप आगे बढ़ गया। अंबर ने उसे रोका। रुको। फिर उसने कदम अभिमन्यु के आगे रखा और बोली, अभी सुनो। अभिमन्यु ने रूखेपन से कहा, हाँ दी, पता है मुझे। आज आप आएंगी और मैं डील कैंसिल करूंगा। आई एम रेडी। बार बार कहने की जरूरत नहीं है। कहकर वो चल दिया, लेकिन अंबर ने उसके बाजू पर हल्के से हाथ रखा और नरमे से कहा, आगे बढ़ने के लिए सहजता होनी जरूरी है। अभी ये जगह जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी, विराज भाई साहब और आरव की भी है। तुमसे तुम्हारा कुछ भी छीनने की कोशिश मैंने कभी नहीं की। ये सुनकर अभी व्यंग से मुस्कुराया। फिर उसने अंबर की आंखों में देखकर गहरे स्वर में कहा, हमेशा छीना है आपने मुझसे दीन, आज भी आप वही करने जा रही हैं और उसके बाद भी सफाई देकर बहान बनना चाहती हैं। ये चेहरा ना दुनिया के लिए रखिए आप। एंड रिमेंबर वन थिंग, जो मेरा है वो तो मेरा ही रहेगा। अब आप मुझसे कुछ छीन नहीं पाएंगी। बोलकर वो सीधा निकल गया। अंबर के चेहरे पर जरा भी शिकन न आई। वो अपने कमरे से फोन लेकर नीचे आई। विराज भी दूसरी तरफ की सीढ़ियों से उतर आया। काम करने वाली महिलाएं किचन से खाना डाइनिंग रूम में रख रही थी। सब हॉल से होकर डाइनिंग रूम की तरफ आ गए। अभिमन्यु चुपचाप अपनी कुर्सी पर जाकर बैठा। विराज ने कुर्सी खींची और बोला, भाई साहब, आज काफी जल्दी उठ गई थी आप। ऑल ओके? अंबर बैठते हुए बोली, जी भाई साहब, बहुत दिन बाद इंडिया आई हूँ तो यहाँ के टाइम की आदत नहीं है, नींद ठीक से नहीं आई। उसका जवाब सुनकर विराज उसे गौर से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि झूठ भी बोलना आ गया। गायत्री जी और रत्ना जी ने खाना परोसा और फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। मातम से शांति फैली थी वहां। हार कर रत्ना जी ने कहा, यू नो बेटे, आज जीजी और मैंने आपकी ही पसंद का खाना बनवाया है, खाइए। अंबर बस सिर हिला कर रह गई। तभी कोई बुरी तरह चीखा, दी। चीख इतनी तीखी और जोरदार थी कि अभी के हाथ से गिलास फिसल गया। छन की आवाज के साथ ही सब के सब कुर्सियों से उठ खड़े हुए। गिलास टूटने पर तो किसी का ध्यान भी नहीं गया। आवाज आरव के कमरे से आई थी। पहले विराज, उसके पीछे अंबर और फिर अभिमन्यु आरव के कमरे की ओर भागे, लेकिन अचानक ही वो रुके। आरव अपने कमरे से तेज कदमों से चला आ रहा था। उसको देखते ही विराज ने पूछा, क्या हुआ? आरव के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो फटी आंखों से बस अंबर को देखने लगा। उसके हाथ में आईपैड था जिसे लेकर वो सन खड़ा था। विराज ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ आरव? तुम चीखे क्यों? आरव ने अपनी पुतलियां अंबर की तरफ घुमाई तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। अंबर ने सर्द आवाज में पूछा, सब ठीक है छोटे? उसने तुरंत नाम में सिर हिलाया और बोला, आप न्यूज हेडलाइंस में हो थी। मैं? अंबर ने चौंक कर कहा। उसी के साथ गायत्री जी ने आरव को घूरा और बोली, वो रबिश आरव, बाइसन न्यूज में क्यों होंगी? सबके सब नासमझी से आरव को देखने लगे। वो क्या कह रहा था वहां किसी को कुछ समझ नहीं आया। आरव ने आदेश भरे स्वर में कहा, कोई आज का न्यूज पेपर लाइए। अभिमन्यु ने चिढ़ते हुए कहा, छोटे सीधे सीधे बोलना क्या है? क्या नाटक लगा रखा है? तभी एक महिला अखबार लेकर आई। विराज ने हाथ बढ़ाया, मगर उससे पहले ही अभिमन्यु ने अखबार लिया और पढ़ने लगा। छोटे भाई के चेयरमैन बनते ही गुमशुदा राजकुमारी पहुंची महल। लाइन सुनते ही झटके से सबके सिर अभिमन्यु की ओर घूमे। अंबर बोहें उठाकर अभिमन्यु को देखने लगी। गायत्री जी बोली, क्या कहा? क्या कहा तुमने? उन्होंने ऐसे कहा मानो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अभिमन्यु भी एक ही बार में क्या बढ़ गया, वो खुद हैरान खड़ा था, मगर फिर भी उसके लिए खुशी की बात थी। पढ़ता है। विराज ने झटके से अखबार छीना और पढ़ना शुरू किया। वह खामोशी से हर एक लाइन देखता जा रहा था। रत्ना जी खींच गई। बताओगे भी या खड़े रहोगे? अभिमन्यु ने आराम से कहा। और हाँ भाई, जरा जोर से पढ़ना। इतना कहकर उसने उड़ती उड़ती नजर अंबर पर डाली। विराज ने पढ़ना शुरू किया। जयपुर के शाही परिवार की इकलौती बेटी अंबर सूर्यवंशी कल एयरपोर्ट पर स्पॉट की गई। फोटो में वो एक एयर होस्टेस से बात करती हुई दिखाई दे रही है। सादा वेशभूषा लेकर वे अचानक कहाँ से आई है?
पिछले दिनों रघुवीर जी के साथ हुई दुर्घटना के दौरान भी राजकुमारी कहीं दिखाई नहीं दी, मगर अचानक ही उनका कहीं से लौट आना क्या संकेत करता है? सूत्रों का मानना है कि रघुवीर जी के साथ हुए हादसे से रॉयल ग्रुप्स यानी सूर्यवंशी के शाही खानदानी बिजनेस में भारी क्षति हुई है, और इसी क्षतिपूर्ति के लिए बोर्ड ने रघुवीर जी के बेटे राजकुमार अभिमन्यु को चेयरमैन बनाया था। अभिमन्यु के चेयरमैन बनने के तुरंत बाद राजकुमारी अपने शहर वापस आ चुकी हैं। क्यों और अब तक कहाँ थी वे? फिलहाल तो किसी बात की पुष्टि नहीं की जा सकती, मगर इतना तो तय है कि शायद राजकुमारी नहीं चाहती कि अभिमन्यु चेयरमैन का पद लंबे समय तक संभाले, और अब वो फिर से रॉयल ग्रुप्स की बागडोर अपने हाथों में लेने लौटी हैं। इतना पढ़कर विराज रुका। गुस्से में उसने दोनों मुट्ठियों से अखबार कुचल दिया। रत्ना जी का हाथ स्वतः ही अपने मुंह पर चला गया। अम्बर बिना कुछ कहे आगे बढ़ी। उसने वो पेपर उठाया और फोटो देखा। वो कल एयरपोर्ट से निकल रही थी, उसी की फोटो थी, मगर इस फोटो का एंगल देखकर अंबर सोच में पड़ गई। गायत्री जी ने सर्द आवाज में कहा, विराज। विराज ने सिर उठाया और बोला, जी ताई जी। गायत्री जी बोली, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप बायसा को प्रोटेक्ट करें? फिर उन्होंने अंबर के हाथ से अखबार लिया और आगे बोली, इन दिनों प्रेस मीडिया हर कोई आंखें गड़ाए बैठा है। हमारी एक चूक बहुत भारी पड़ सकती है, ना सिर्फ बायसा की आन को, बल्कि रॉयल ग्रुप्स को भी। आपसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी विराज। विराज ने सिर हिलाया और बोला, अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेंगे हम, मगर फिलहाल क्या करें? न्यूज़ हेडलाइन में है वायसा। तभी एक आवाज ने सबका ध्यान खींचा। अंबर ने ठंडे स्वर में कहा, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए भाई साहब, आई डील विद इट। इतना कहकर वो बाहर की ओर बढ़ी। अब उसने ध्यान दिया था कि इतनी देर से प्रथम के कॉल्स क्यों आ रहे थे। अभिमन्यु ने अंबर को जाते देखा और फिर गायत्री जी से चिढ़कर कहा, मॉम, हाउ कैन यू लीव इट इजली? फिर उसने विराज को देखकर रोश में कहा, क्यों भाई साहब, क्यों? दी की हर गलती माफ, और मैं सही भी करूं तो वो गलत? सबके सब ऐसे पार्शियल क्यों हैं? अभिमन्यु की बात सुनकर गायत्री जी जोर से गरजी, चुपचाप कार में जाकर बैठो। रत्ना जी एकदम से चौंक गई। उन्होंने शांत करते हुए कहा, जी जी धीरे। अभिमन्यु तिल मिलाकर वहां से चला गया। गायत्री जी ने विराज से कहा, विराज एक काम करेंगे आप? वो आदेश दे रही थी या पूछ रही थी, दोनों में कोई फर्क था ही नहीं। विराज ने सीधा उनकी आंखों में देखा, मगर कुछ कहा नहीं। गायत्री जी आगे बोली, हम चाहते हैं मिसेस सिंह के साथ डील कैंसिल हो। लेकिन इतना कहकर वो रुकी तो विराज ने एकदम से कहा, लेकिन उसे ये शब्द कुछ खटक गया। गायत्री जी ने रोबदार आवाज में कहा, लेकिन अभी अंबर चेयरमैन की पोजीशन टेक ओवर नहीं करेगी, ये आपकी जिम्मेदारी है। रत्ना जी बोली, हम बाइसा को रोक नहीं सकते जीजी। रत्ना जी ने हैरानी भरे स्वर में कहा ही था कि गायत्री जी ने हाथ दिखाकर उन्हें चुप कराया और आगे कहा, आप ये कैसे करते हैं? हम ये आप पर छोड़ रहे हैं, मगर ये होना चाहिए। विराज ने गंभीरता से देखा और फिर शांत लहजे में कहा, हम बाइसा को पोजीशन टेक ओवर करने से रोक सकते हैं ताई जी, मगर उनके फैसले चैलेंज नहीं कर सकते, खुद ताऊजी भी नहीं। इतना कहकर वो हल्के से मुस्कुराया और वहां से चलता बना। गायत्री जी तिरछी निगाहों से देखती ही रह गई। सुबह के करीबन 10 बजे रॉयल ग्रुप्स की कंपनी की बिल्डिंग में अंबर के जयपुर आने की खबर पूरे ऑफिस को क्या, पूरे शहर को हो चुकी थी। पिछले समय से मीडिया ने वैसे भी सूर्यवंशियों को चैन से कहीं आने जाने नहीं दिया था, और अब जब अखबार की खबर सामने आई है तो मीडिया तरह तरह की अफवाहें उड़ाने में लगी है, खासकर बिजनेस चैनल्स। जाने माने लोगों की कार्स का कारवां बड़े से दरवाजे के ठीक सामने आकर रुका। दो वॉचमैन ने सैल्यूट देकर दरवाजे के पल्ले पूरी ताकत से खींचे तो कार्स एक के पीछे एक अंदर प्रवेश कर गई। बिल्डिंग के आगे बने शर्ट्स के नीचे सारी गाड़ियां रुकी। पहली सफेद कार से ड्राइवर उतरा और उसने दरवाजा खोला तो अभिमन्यु निकल आया। अभिमन्यु अपने मरून ब्लेजर से मरून चश्मा निकाल कर लगाते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तब तक पीछे की कार से अंबर और विराज उतर चुके थे। पीछे एक और कार थी जिसमें शायद सिक्योरिटी गार्ड्स आए थे। अंबर के उतरते ही ख्याति आगे आई। वहां खड़े हर कोई अंबर को देख रहा था। पिस्ता रंग के सादे से सूट और भूरे रंग की प्लेन जूतियों में उसका सीधा साधा आवरण भी अपने आप में एक स्टाइल बन चुका था।
विराट ने व्हाइट ब्लैक सूट बोट में अंबर के साथ कदम बढ़ाए। अंबर के चेहरे पर गंभीर भाव थे और आंखों में आत्मविश्वास, मगर फिर भी एक खालीपन था जिससे उसके ऊपरी तेज में रुकावट बनी नजर आ रही थी। विराज को नजर आया उसका खालीपन। उसने साथ चलते हुए कहा, भाई साहब, हमारे होते हुए आपको किसी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंबर ने हल्के से सिर घुमाया और चुपचाप विराज का चेहरा देखने लगी। क्या हुआ? विराज ने भौहें उठाई। अंबर ने धीरे से कहा, मेरे चेहरे से मुझे पढ़ना इतना आसान है भाई साहब। विराज की आंखें मुस्कुराई और बोला, हमारे लिए हमेशा से है। हम ये भी जानते हैं कि आप किसी प्लान के बिना यहाँ नहीं आई होंगी, है ना? ये सुनकर अंबर भी मुस्कुरा उठी, मगर उसने जवाब नहीं दिया। विराज ने आगे कहा, बदल गई हैं आप। उसके शब्दों में गंभीरता थी। जाहिर था अंबर का बदलना और सबका ये जान लेना कि वो अब बदल चुकी है। अब उसके हर निर्णय पूरी तरह से उसकी लाइफ पर निर्भर करेंगे। इस कंपनी को वो बचाएंगे, लेकिन खुद को ताप पर रख कर तो कभी नहीं। अपनी सोच को झटक कर अंबर आगे बढ़ी। विराज और अभिमन्यु के पीछे पीछे खयाती ने भी अंबर की दिशा में कदम बढ़ाए। अंबर ने अपने कैबिन का दरवाजा खोला। हालांकि वो सिर्फ जरूरी डील्स के लिए जोधपुर से जयपुर आया करती थी, लेकिन फिर भी रघुवीर जी ने उसका कैबिन बनवा रखा था, जो उन्होंने चंद्रशेखर जी से डिजाइन करवाया था। अंबर के बड़े से कैबिन में उसकी कंफर्टेबल कुर्सी रखी थी, जिसके ठीक पीछे लंबे लंबे हिस्सों में शीशा लगा था। उस खिड़की से कई सारी बिल्डिंग दिख रही थी। वो कुर्सी पर ना बैठकर शीशे की तरफ चली गई। कुछ देर बाद अंबर कैबिन में फाइल्स पढ़ रही थी और सामने पीसी पर कुछ तो चालू था। तभी उसके फोन की फ्लैश चमक उठी। उसने हल्की सी नजर डाली और फिर से फाइल देखी। 2-4 मिनट बाद ही उसने फाइल में 2 स्ट्रोक बनाए और फिर फोन उठाया। नोटिफिकेशन पर जय लिखा था। अंबर की भौहें तन गई। उसने अपने दांतों से निचला होंठ अंदर से चबाया और टेक्स्ट खोला तो उसमें लिखा था, इस बार आप मेरे टेक्स्ट देखकर चिढ़ गई होंगी। समझ रहा हूं मैं भी आपको टेक्स्ट करके परेशान नहीं करना चाहता। सब कुछ सामने से सीधा सीधा कहना है, मगर इस बार आपको मुझसे मिलने आना पड़ेगा। ऐसे पाइमल वाला एक्सप्रेशन मत दीजिए, क्योंकि आपको आना है। ये इंतजार आज का नहीं है, थोड़ा पुराना है। वैसे फोटो में मेरे फूल आपके हाथ में काफी अच्छे लग रहे हैं। आई शुड सेंड मोर, है ना? इस न्यूज़ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, और अगर पड़ता है तो लेट मी नो। मैं इसे हैंडल कर लूँगा। पर आप जो करने वाली हैं, जस्ट डू इट। और हाँ, जब आप आएंगी ना प्रिंसेस, तो बहुत सारे सरप्राइजेस आपकी ये वाली फैमिली आपको देना चाहती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये एहसान नहीं है। यू ऑन मी एंड आई मीन इट। उदयपुर आपकी राह देख रहा है, जय। ये पढ़कर अंबर ने 2 उंगलियां माथे पर फेरी और फिर हल्के से बड़बड़ाई, आई श्योरली कम। इतना कहकर उसने फोन डेस्क पर पटका तो उसकी उंगलियों से कुछ ऑटो वर्ड्स टाइप हो गए। अंबर ने 2 अक्षर मिटाए और अचानक उसे जाने क्या सूझी, उसने सेंड पर क्लिक किया। हालांकि हमेशा की तरह उसे पता था कि मैसेज जाने तो है नहीं, लेकिन उसकी सोच से बिल्कुल उल्टा मैसेज सेंड हो गया था। वो चौंक कर अपनी कुर्सी से आगे झुकी और तभी दरवाजा नॉक करके ख्याति ने दरवाजे से सिर डालकर झांका और बोली, मैं आई कम इन मैम। अंबर का ध्यान फोन से पूरी तरह से हट गया। उसने अंदाजन फोन उठाकर एक तरफ रख दिया और उसे अंदर आने के लिए कहा और पीसी देखने लगी। ख्याति के पीछे पीछे विराज और अभिमन्यु भी अंदर आ गए। आगे क्या होगा? अंबर अब क्या करने वाली है? क्या वो जय से मिलने चली जाएगी? दोनों का आमना सामना होने पर क्या होगा? अंबर जय की असलियत जानने पर क्या करेगी? कौन है जो वो ये सब कर रहा है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।